गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम अपना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को स्टार्ट कर रहे हैं। आप इसको अच्छे से समझना, कहीं आपको कोई डाउट आए मैं आपको इन दी एंड यहाँ पे टेलीग्राम लिंक शेयर कर दूंगा अपने ग्रुप का, आप उसमें ऐड हो जाना। और अगर आपको इसके मेंस आंसर चेक करवाने हो या फिर कोई आपको मॉक टेस्ट वगैरह लेना हो तो भी आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नॉमनक्लेचर क्या कहता है इसके बारे में बात करते हैं। जो आपको ये लाइन दिख रही है इसे नॉमनक्लेचर कहते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। भारतीय का मतलब होता है इंडियन, ठीक है। नागरिक का मतलब होता है सिटीजन। सुरक्षा का मतलब होता है प्रोटेक्शन। संहिता का मतलब होता है कोड, इंडियन सिटीजन प्रोटेक्शन कोड। सिटीजन, अगर आप यहाँ पे सिटीज़न वर्ड को डालते हो तो यानी कि इसका स्कोप जो है वो नैरो हो जाता है, यानी कि ये सिर्फ इंडियंस पे अप्लाई होगा, ये फॉरेनर्स पे अप्लाई नहीं होगा। जो सीआरपीसी थी वो सिटीजन्स पर भी अप्लाई होती थी, वो फॉरेनर्स पर भी अप्लाई होती थी। लेकिन यहाँ पर लिखा हो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो नागरिक वर्ड की इंटरप्रिटेशन क्या होगी ये अभी हम नहीं जानते। लेट्स सी आगे आने वाले टाइम में इसके बारे में क्या कहा जाता है। ठीक है, चलिए। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की डेट ऑफ इनैक्टमेंट जो है वो 25 दिसंबर 2023 है, और जो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है वो 1 जुलाई 2024 होने वाली है। जब लॉ इन्फोर्स होता है तब हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि सारी सोसाइटी को, वर्ल्ड एट लार्ज को उस लॉ की नॉलेज हो गई। तो इंडियन लॉ जिस टाइम पर नोटिफाई होगा वो नोन माना जाएगा सभी के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, चाहे फॉरेनर्स के लिए चाहे सिटीजन्स के लिए, किसी के लिए भी। ठीक है, तो हम प्रिज्यूम करेंगे एवरी वन हैज़ द नॉलेज ऑफ लॉ। ओके, अब इन्फोर्समेंट डेट मिलती कैसे है। इन्फोर्समेंट डेट अगर आप यहाँ पर देखते हो तो इन्होंने लिखा हुआ है कि इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट। इन्फोर्समेंट डेट के लिए मैं आपको बताता हूँ। इन्फोर्समेंट डेट हमें 3 तरीके से मिल सकती है। एक लेजिस्लेचर के ज़रिए, दूसरा गवर्नमेंट के ज़रिए, और तीसरा जब कुछ ना हो तो क्या होगा। लेजिस्लेचर अगर आपको पहले ही लिख के दे दे कि इट शैल केम इनटू फोर्स ऑन दिस डेट तो वो हमारी इन्फोर्समेंट डेट होती है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि लेजिस्लेचर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को बोल देती है कि आप बताइए, आपके अकॉर्डिंग जो भी डेट होगी वो हम इसे मान लेंगे इन्फोर्समेंट डेट। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आप गवर्नमेंट को देते हो काम इन्फोर्समेंट डेट होने का, करने का, तो उनके पास पूरी पावर है कि वो उसका टेरिटोरियल एक्सटेंट को नैरो या फिर वाइडर कर सकती हैं। जैसे मान लो वो पूरी इंडिया पे अप्लाई करवा दे, कुछ पोर्शंस को एक्सक्लूड कर दे, जैसे नागालैंड, ट्राइबल एरियाज़, या फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर या गोवा, पौंडीचेरी, कुछ भी कर सकती हैं वो, जो उनका मन करे। उसके बाद होता है कि वो कुछ सेक्शंस को इन्फोर्स ना करवाए। जैसे भारतीय न्याय संहिता में उन्होंने सेक्शन 106 को बोला कि हम आपको इसको इन्फोर्स नहीं करवा रहे हैं, बाकी सारे सेक्शन इन्फोर्स हो जाएंगे सिवाय 106 के। तो वो कुछ सेक्शंस को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, और वो उसके टेरिटोरियल एक्सटेंट को भी बढ़ा और घटा सकते हैं। ठीक है, अब आता है साइलेंट, मतलब अगर ना तो लेजिस्लेचर ने डिसाइड करा ना तो गवर्नमेंट ने डिसाइड करा, साइलेंट है हमारे पास मामला, हम क्या करें। तो यहाँ पर हम सेक्शन 6 ऑफ जर्नल क्लॉजेस एक्ट देखते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है कि डेट ऑफ इनैक्टमेंट को हम डेट ऑफ इन्फोर्समेंट मान लेंगे। डेट ऑफ इनैक्टमेंट को डेट ऑफ इन्फोर्समेंट मान लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा इन्फोर्समेंट एंड इनैक्टमेंट का कंसेप्ट। क्लियर है, चलिए अब हम एक बार इसके रिपील एंड सेविंग सेक्शंस पर जाते हैं। वहाँ पर देखते हैं कि क्या हमें पता चलता है, और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि रिपील एंड ओमिशन में क्या फ़र्क होता है, रिपील एंड सेविंग्स में क्या फ़र्क होता है, रिपील होता क्या है बेसिकली। ठीक है, देखो सेक्शन 531 ऑफ BNSS कहता है कि जो CRPC थी
1973 की वो अब रिपील हो चुकी है। ठीक है, 1 जुलाई 2024 को CRPC रिपील्ड हो जाएगी। अब रिपील्ड और ओमिशन में क्या फ़र्क होता है? रिपील मतलब जो पुराना लॉ था वो अब एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओमिशन में भी ऐसा ही होता है कि जो भी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई, फॉर एग्जांपल मान लो ये कम्युनिकेशन वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, अब अगर इसको मैं ओमिट कर दूँ तो ओमिशन का क्या होगा? जैसे ये मैंने इसको ओमिट कर दिया, ये यहाँ से हट गया बस। ठीक है, ये हो गया आपका ओमिशन। अब ओमिशन में मेरे पास पावर है कि अगर मैं इसको वापस लाना चाहूँ, यहीं इसी पोजीशन में वापस लाना चाहूँ तो मैं वो ला सकता हूँ। लेकिन अगर ये रिपील्ड हो जाए तो मैं उसी जगह पर उसको वापस नहीं ला सकता। ओमिशन में जो चीज़ ओमिट हुई थी उसको हम रिवाइव कर सकते हैं, लेकिन रिपील्ड में जो एक बार चीज़ रिपील हो गई उसको हम रिवाइव नहीं कर सकते। समझ आ गया? क्लियर? चलो, तो 531 का सबसेक्शन 1 कहता है कि CRPC जो है वो अब रिपील हो चुकी है, लेकिन रिपील होने के बावजूद जो भी अपील थी, एप्लीकेशंस थी, ट्रायल था, इंक्वायरी हुई थी, इन्वेस्टिगेशन चली थी या फिर अभी चल रही थी जब ये लॉ इन्फोर्स हुआ, तो 1 जुलाई तक ऐसा कुछ भी चल रहा था। अपील चल रही थी, एप्लीकेशन चल रही थी, ट्रायल हो रहा था, इंक्वायरी कंडक्ट हो रही थी, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग थी किसी केस की। उन सारे केसेस में हम BNSS की जगह CRPC अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वो सारी के सारी चीज़ें CRPC से कंडक्ट होंगी, CRPC से गवर्न होंगी। तो जब वो सारी चीज़ें CRPC से गवर्न होंगी, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो BNSS है वो हमारा प्रोस्पेक्टिव नेचर का है। BNSS जो है वो प्रोस्पेक्टिव लॉ है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब आगे आता है जितनी भी नोटिफिकेशन पब्लिश करी हो, कोई प्रोक्लेमेशन इशू करी हो, कोई पावर कन्फर करी गई हो, कोई फॉर्म्स प्रोवाइड करे गए हो, कोई लोकल जुरिडिक्शन डिफाइन करी गई हो, कोई सेंटेंस पास करा हो, कोई ऑर्डर बनाया हो, कोई रूल्स एंड अपॉइंटमेंट्स बनाई हो। रूल्स एंड अपॉइंटमेंट्स में एक एक्सेप्शन है, छोटी सी एक्सेप्शन है। अगर तो आपने अपॉइंट करा है, ये आपका प्री का क्वेश्चन बन सकता है, अगर तो आपने अपॉइंट करा है स्पेशल मजिस्ट्रेट को पुराने टाइम में, मान लो आपने 1 मार्च को एक स्पेशल मजिस्ट्रेट की अपॉइंटमेंट करी। अब स्पेशल मजिस्ट्रेट की अपॉइंटमेंट जो होगी उस पर BNSS अप्लाई होगा रेट्रोस्पेक्टिवली। ठीक है, तो स्पेशल मजिस्ट्रेट्स के अपॉइंटमेंट्स पे BNSS अप्लाई होगा, बाकी सारी अपॉइंटमेंट्स पे CRPC अप्लाई होगी जो कि पहले चल रही थी। ठीक है, जैसे मतलब अभी तो आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर ये है अपॉइंटमेंट का सीन, तो एक टाइमलाइन बनाते हैं। तो ये डेट है 1 जुलाई 2024। इससे पहले की कोई भी अपॉइंटमेंट हुई है तो CRPC से गवर्न होंगी। इसके बाद की कौन सी होंगी? BNSS से गवर्न होंगी। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आ जाती है कि अगर कोई स्पेशल मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट हुआ है इससे पहले 1 जुलाई 2024 से पहले भी, तो उस पर भी BNSS अप्लाई होगा। ठीक है, समझ आ गया? चलिए आगे बात करते हैं। तो बाकी सारी चीज़ें जैसा भी था, नोटिफिकेशन, प्रोक्लेमेशन, पावर, फॉर्म्स, लोकल जुरिडिक्शन, सेंटेंसेस, ऑर्डर, रूल्स, अपॉइंटमेंट, सब चीज़ वो भी CRPC के जैसी थी, वो बिल्कुल वैसी मानी जाएगी कि उन्होंने वैलिड है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई प्रोक्लेमेशन इशू करा 1 जनवरी को, ठीक है, या फिर मान लो आपने 1 जून को करा, ठीक है, 30 डेज़ का प्रोक्लेमेशन करा आपने, तो वो ऐसा माना जाएगा 1 जुलाई के बाद कि जैसे वो BNSS में इशू हुआ था, मतलब उसको हम वैलिड डिक्लेयर कर रहे हैं, वो प्रोक्लेमेशंस को वैलिड डिक्लेयर कर रहे हैं। BNSS के आने के बाद आपको नया प्रोक्लेमेशन, नई नोटिफिकेशन पब्लिश करने की नीड नहीं है, हम उसी को ही अडॉप्ट कर लेंगे। ठीक है, अब आगे कोई सैंक्शन अकॉर्ड करा गया हो, कोई कंसेंट दिया हो, मान लो कोई गवर्नमेंट सैंक्शन आपको चाहिए था किसी केस को इनिशिएट करने के लिए, कंप्लेंट केस था कोई, उसको इनिशिएट करने के लिए आपको गवर्नमेंट सैंक्शन की ज़रूरत थी,
तो BNSS के आने के बाद हम ये मान लेंगे कि जो सैंक्शन आपने पहले लिया था उसी सैंक्शन को हम इसमें अडॉप्ट कर लेंगे, वो वैलिड माना जाएगा, आपको दोबारा से सैंक्शन लेने की नीड नहीं होगी। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ। ये पॉइंट थोड़ा सा अजीब होता है, समझ नहीं आता। फॉर एग्ज़ाम्पल ये CRPC है, ये BNSS है, ठीक है, ये CRPC है और ये BNSS है। अब CRPC में अगर कोई लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब्ड हो एग्जाम्पल, और यहाँ पर भी लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब्ड है, लेकिन CRPC का लिमिटेशन पीरियड मान लो थोड़ा सा ही है, लेकिन BNSS का लिमिटेशन पीरियड थोड़ा ज़्यादा है एग्जाम्पल, अगर तो आपने इस लिमिटेशन पीरियड को यूज़ कर लिया है, एग्जॉस्ट कर लिया है, तो आप इस लिमिटेशन पीरियड का बेनिफिट नहीं ले सकते। लेकिन अगर आपने इसको यूज़ नहीं करा था, आपका केस विद इन लिमिटेशन पीरियड था और नया लॉ आने के बाद उसका लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड हो गया, तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम अपना पहला टॉपिक के ऊपर, जो हमारा सेक्शन नंबर 1 है, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता का, जो बात करता है हमारे टेरिटोरियल एक्सटेंट के बारे में। टेरिटोरियल एक्सटेंट पे मैं आपको एक छोटा डायग्राम बना के समझा सकता हूँ, सारा आपको जल्दी समझ आ जाएगा। ये होल BNSS है, ठीक है, होल BNSS। इसके 3 चैप्टर, चैप्टर 9, चैप्टर 10 है, हाँ 11 एंड 12, 9, 11 एंड 12, चैप्टर 9, चैप्टर 11, चैप्टर 12। अगर हम इनकी बात करें, ये तीनों चैप्टर होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होते हैं। होल ऑफ इंडिया, कोई भी चीज़ हो, चाहे ट्राइबल एरिया हो, चाहे नागालैंड हो, चाहे कुछ भी हो, ये तीनों के तीनों चैप्टर होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होते हैं। इसके अलावा जो रेस्ट चैप्टर्स हैं वो होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई नहीं होते हैं, वो नागालैंड, ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, ठीक है, नागालैंड, ट्राइबल एरियाज ऑफ असम पर अप्लाई नहीं होते, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, अब ट्राइबल एरियाज ऑफ असम के अंदर मेघालय भी आता है, मेघालय, ठीक है, मणिपुर भी आता है, त्रिपुरा भी आता है, ठीक है, त्रिपुरा भी आता है, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, तो ये सारे एरियाज़ कवर होते हैं। मेघालय में पहले अब तो नहीं है, पहले शिलोंग उनकी राजधानी हुआ करती थी। तो लॉ ने कहा कि शिलोंग जो है, हालांकि मेघालय पूरा ही ट्राइबल एरियाज़ हैं, लेकिन शिलोंग जो है वो थोड़ा सा डेवलप्ड एरिया है, तो शिलोंग का जो म्यूनिसिपैलिटी वाला एरिया है, उस पर सारे लॉज एप्लीकेबल होंगे, मतलब सारे चैप्टर एप्लीकेबल होंगे, ऑल चैप्टर्स विल बी एप्लीकेबल। ठीक है, क्लियर है? अब ट्राइबल एरियाज ऑफ असम के बारे में आपको मैं बात करता हूँ। 1971 में एक लॉ पास हुआ, नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, मतलब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ, जो कि इन्फोर्स हुआ 21 जनवरी 1972 को। इसमें असम को और कई हिस्सों में बांट दिया गया, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, इन सब चीज़ों में बांट दिया गया। तो लॉ कहता है कि इस डेट से पहले जितने भी जो एरियाज़ थे वो असम में कवर्ड थे, जितने भी एरियाज़ असम में कवर्ड थे, जो अब अलग अलग स्टेट बन चुके हैं या फिर यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं, जो भी बन चुके हैं, उन पर हम BNSS जो है अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि उनको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। ठीक है,
तो सारे चैप्टर्स जो हैं ना ट्राइबल एरियाज़ ऑफ असम, जो कि वो असम जो कि इस डेट से पहले का था, उस पर हम BNSS के चैप्टर्स को अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन 9, 10, 11 जो है वो होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होगा। ठीक है। अब जो भी ट्राइबल एरियाज ऑफ असम के अंदर आती हैं, मेघालय आता है, मणिपुर आता है, त्रिपुरा आता है, इन सब की सरकार और नागालैंड की सरकार चाहें तो इन सब की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन देके इन चैप्टर्स को अप्लाई कर सकती है, और अप्लाई करते टाइम वो कुछ मॉडिफिकेशंस भी कर सकती है, कुछ चेंजेस भी कर सकती है। कोई वो इंसिडेंटल चेंज कर दे, कोई वो सप्लीमेंटल चेंज कर दे, यानी कि कुछ ऐड वगैरह कर दे, या फिर उनके रिज़ल्ट को चेंज कर दे, उनकी एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ को चेंज कर दे, तो कॉन्सिक्वेंशियल चेंज कर दे, कोई भी वो चेंज कर सकती है। ठीक है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। तो हमने देखा कि शिलोंग जो है म्यूनिसिपैलिटी वाला एरिया, उस पर सारी अप्लाई होंगी, सारा लॉ अप्लाई होगा। 9, 10, 11 होल ऑफ इंडिया पर अप्लाई होगा, लेकिन बाकी इसके अलावा वाले चैप्टर्स नागालैंड और ट्राइबल एरियाज़ ऑफ असम पर अप्लाई नहीं होंगे। ट्राइबल एरियाज़ ऑफ असम कौन से? वो वाले असम जो 21 जनवरी 1972 से पहले का था। क्लियर है? चलिए, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपको अपना टेलीग्राम लिंक शेयर करता हूँ, जस्ट अ सेकंड। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। तो इस आपको जो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ पर मैं आपको सारे जो भी मेंस के आंसर राइटिंग होंगी या फिर कोई मॉक टेस्ट वगैरह होगा, मैं आपको शेयर कर दूँगा। ठीक है। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।